नमस्कार। हम हाजिर हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। आवाज़ बेखौफ है, आज़ाद है, गला थोड़ा ख़राब है। बहरहाल हम शुरू करते हैं। राजस्थान में जारी सियासी सर्कस, बड़े दुखी मन से हमें कहना पड़ रहा है, सर्कस। ये सर्कस ही है कि ऐसे समय में जब देश मुश्किलों से जूझ रहा है, दोनों अशोक गहलोत भी, सचिन पायलट भी बहुत ही छोटे साबित हुए हैं। तो ये सियासी घमासान का अपडेट ये है कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट को गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। पायलट को राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया गया है। कांग्रेस ने कड़ा रुख दिखाते हुए पायलट के ग्रुप के विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को, उनको भी मंत्रिमंडल से हटा दिया है। उधर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाकर को भी अपने ओहदे से हटा दिया गया है। आज जयपुर में विधायक दल की दूसरी बैठक में बार बार बुलाने पर भी सचिन पायलट शामिल नहीं हुए। हटाए जाने के बाद पायलट ने ट्वीट के जरिए अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल ऐसा ही ट्वीट सिंधिया ने भी किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल ऐसा ही ट्वीट बहुत से लोगों ने किया है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ऐसा लगता है जैसे पीछे से निर्देश हो या किसी आईटी सेल ने बनाया हो। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने सचिन पायलट को वापसी का पूरा मौका दिया, अगर उन्हें नाराजगी थी तो पार्टी के भीतर बात करते। गहलोत ने यह भी कहा कि बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। बीजेपी 6 महीने से कांग्रेस के खिलाफ साजिश रच रही थी। सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखेंगे। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर, वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। मेरे साथ हैं संजय बोहरा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयपुर से जुड़ रहे हैं। संजय, आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया अपने समय में देने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप तो वहाँ पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, जहाँ ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ से आपको अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सामने कौन कौन से रास्ते नजर आ रहे हैं? देखिए, अशोक गहलोत का जहाँ तक सवाल है, उनके सामने तो कोई मुश्किल कुछ है ही नहीं। उनका रास्ता तो सीधा साधा है। मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको अपने विधायकों को साथ रखना है और सरकार चलानी है, सरकार बचानी है। पायलट के सामने उनको चुनना है कि वो किस रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि वो स्थिति को जिस हद तक ले गए, अब उसके बाद कांग्रेस में उनके लिए कोई रहने का कारण नहीं बचा है। हालांकि वो अभी भी औपचारिक तौर पर कांग्रेस के विधायक हैं और जब तक वो खुद ऐसा कोई कदम ना उठा लें तब तक वो विधायक बने रहेंगे। लेकिन उनके सामने जो विकल्प हैं वो बड़े सीमित हैं। 2 विकल्प हैं, या तो वो बीजेपी ज्वाइन करें और या फिर वो अपनी अलग पार्टी बनाएं। और उसमें से भी जो पहला विकल्प है, यानी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, वो इतना आसान नहीं है। उसकी राह में कई रोड़े हैं, क्योंकि सचिन पायलट तो एक बड़े नेता हैं। वो विधायक रहे ना रहे, कुछ समय के लिए उनका काम चल सकता है, लेकिन उनके साथ में जो विधायक हैं, जो उनके समर्थन में हैं, यदि वो उनके साथ जाते हैं तो सबसे पहले तो इन लोगों की विधायकी चली जाएगी, वो विधायक नहीं रहेंगे। और बहुत से लोग पहली बार विधायक बने हैं, तो केवल 1.5 साल, पौने 2 साल के अरसे में अपना विधायक पद खो देना पहली बार जीत के आने के बाद किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो पायलट के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा कि यदि वो बीजेपी जाए और उनके समर्थकों की विधायकी जाने वाली हो, तो हो सकता है कि वो पायलट साहब का ही साथ छोड़ जाए, क्योंकि वो केवल पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने तो आए नहीं है। दूसरा, यदि वो अपनी पार्टी बनाते हैं तब भी चुनौती है, क्योंकि तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, चाहे वो अपनी पार्टी बनाए, वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
जी जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। सचिन पायलट की बर्खास्तगी के बाद गहलोत सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। सचिन पायलट ने वहाँ पर, दूसरी ओर सचिन पायलट ने कहा कि आज मेरे समर्थन में जो भी आए उन सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद और आभार। हालांकि पायलट ने उन्हें हटाए जाने पर अभी तक कोई कमेंट नहीं दिया, चुप है। वो बुधवार को बयान जारी कर सकते हैं। सचिन पायलट के समर्थन में उतरी कांग्रेस नेता प्रिया दत्त, सुनील दत्त, स्वर्गीय सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त ने कहा कि एक और दोस्त ने पार्टी छोड़ दी। प्रिया दत्त ने यह भी कहा कि महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात नहीं। शायद वो सोच लेती कि महत्वाकांक्षा का भी एक समय होता है जब देश में संकट छाया हो, तो ऐसे में महत्वाकांक्षा थोड़ी बैक सीट ले सकती थी। बहरहाल वहीं कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि सचिन पायलट ने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कांग्रेस पार्टी में काम किया है। गहलोत और पायलट के बीच का ये टकराव एसओजी, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है पुलिस का, उसके नोटिस के कारण बढ़ा है। अशोक गहलोत को भी नोटिस गया और सचिन पायलट को भी गया, लेकिन सचिन पायलट ने और उनके साथियों ने इसे इस तरह देखा कि सचिन पायलट को टारगेट किया जा रहा है। और आगे और बता दें आपको, गहलोत और पायलट के बीच टकराव की शुरुआत तो दिसंबर 2018 में राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही हो गई थी। दोनों के बीच अनबन की एक वजह युवा सचिन पायलट का दिल्ली मीडिया में ज़्यादा अटेंशन पाना भी मानी जाती है। हालांकि राजस्थान के भीतर सीएम गहलोत खासे लोकप्रिय माने जाते हैं। वैसे कांग्रेस में आपसी खींचतान को नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भी सिंधिया कमलनाथ के मतभेदों के कारण कांग्रेस की सरकार गई। कर्नाटक में भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। संजय, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये, मैं अब राजस्थान से बाहर निकल रहा हूँ। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और मणिपुर की घटनाओं से कांग्रेस हाईकमान ने कोई सबक क्यों नहीं लिया है? विनोद जी, कांग्रेस में अब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। एक समय था, आपको याद होगा, इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का, तब ये आरोप लगता था कि वो आए दिन मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। और अब ये स्थिति हो गई है, ये इस तरह की सामंती व्यवस्था टाइप हो गई है जहाँ पे हर स्टेट में किसी एक नेता के सहारे पार्टी को छोड़ दिया गया है और आला कमान फिर ये सोचता है कि आप अपने अफेयर्स वहाँ संभालिए, मुझे परेशान मत कीजिए। तो जब तक आला कमान तक आँच नहीं आती है तब तक वहाँ पे कोई हलचल नहीं होती है। पहले क्या होता था कि महीनों तक पार्ले चलते रहते थे, असंतुष्ट जा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वो चीज़ अब बदल गई है। पिछले कुछ समय से ये कम से कम सोनिया गांधी के आने के बाद से 20 सालों में ये बदलाव आया है, स्थिरता आई है। एक मुख्यमंत्री निश्चिंतता से 5 साल पूरे करता है, उससे ऑफकोर्स गवर्नेंस पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन पार्टी के भीतर जो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है ना, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। अब ये क्यों ऐसा नहीं कर पा रही है, इतना कुछ होने के बावजूद भी, ये समझ से परे है। और कुछ तो इसमें ये है कि अब ये जो 2 चुनावों में झटके लगे हैं, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व काफी कमजोर हुआ है। अब वो उस तरीके से अपनी बात जो है वो थोप नहीं सकता है, वो मनवा नहीं सकता है, ये है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। कोरोना महामारी, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बीच आपसी टकराव और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपने मतभेदों को दूर कर सकते थे, जो हमने कार्यक्रम के शुरू में कहा। जानकारों के मुताबिक अनुभवी और सरकार के मुखिया होने के नाते अशोक गहलोत को मामले को सुलझाने के लिए और कोशिश करनी चाहिए थी। वहीं राजस्थान में बदले सियासी हालात में बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वैसे बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के करीबी लोगों पर पिछले 2-3 दिनों में हुई इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये सत्ता संघर्ष, टकराव, कुर्सी की लड़ाई ऐसे दौर में चल रही है जब देश में 9 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, 23,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में अभी तक कोरोना पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हालात पूरे सामान्य नहीं है। गलवान घाटी में चीनी फौजियों के पीछे हटने की खबरें ज़रूर हैं, लेकिन पैगोंग झील इलाके में चीनी फौजी अभी भी मौजूद हैं। एक संकट वो अलग से चल रहा है। मेरा आखिरी सवाल संजय बोरा आपसे ये है, जो जेन नेक्स्ट जिसे कहा जाता है, अब नेक्स्ट तो नहीं है, काफ़ी सालों से काफ़ी सत्ता देख ली इन लोगों ने,
जिसमें सचिन पायलट भी शामिल हैं, उनके लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सत्ता और कुर्सी की चाह के आगे देश के बाकी ज़रूरी चीज़ें, देश की बाकी जो ज़रूरी संकट हैं, मुद्दे हैं, वो सेकेंडरी क्यों हो जाते हैं? और क्या ये सिर्फ मतलब ये दबी छुपी विरोध की आवाज़ है, या महत्वाकांक्षा तो खुलकर सामने आ गई और भी विरोध की आवाज़ें होंगी, या उन लोगों का पार्टी पर पूरा कब्जा है जो इमरजेंसी के दौरान आए थे कांग्रेस में? देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें महत्वाकांक्षा भी है, इसमें अधीरता भी है, इसमें हताशा भी है। और पॉलिटिक्स केवल ये नहीं होता है कि आप विरोधी दल के साथ जब चुनाव आए तो दो हाथ करें, उसमें आप इलेक्शन जीत के आए। पॉलिटिक्स में आपको अपने पार्टी के भीतर भी जगह बनानी पड़ती है, कई चीज़ों पर समझौता करना पड़ता है। आप अलग अलग तरीके से लोगों से संबंध बनाते हुए अपने विरोधियों को मात देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग जो है ना, इस जनरेशन को शायद आई नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये लोग जब आए तो कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही है, और उस समय जो लोग स्टेट में या अगर नहीं थे तो उनको सेंट्रल में अकोमोडेट कर लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क आया है। पहले भी ऐसा होता था कि कुछ लोग केंद्र की राजनीति करते थे, कुछ लोग स्टेट की। और अगर स्टेट में दो बड़े नेताओं के बीच में डिफरेंसेस हैं तो उनमें से एक को केंद्र में अकोमोडेट कर लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में नहीं है। और दूसरा ये हो रहा है कि इस जनरेशन नेक्स्ट को विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, इन्होंने कभी संघर्ष किया नहीं है। और अब इन्होंने जब 10 साल सत्ता भोगी है, उसके बाद अब इनको ये लग नहीं रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में, आने वाले जो 2024 के चुनाव है या 2029 के चुनाव होंगे, कांग्रेस इतनी जल्दी अपने पांव पर खड़ा होकर वापस सत्ता में आ सकती है, न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में। तो इसलिए इनको हताशा भी है, इसलिए इनको अधीरता भी है। और एक बड़ा कारण ये है कि ये खुद हेरिडिटरी पॉलिटिशियंस हैं। जैसा कि पैट्रिक फ्रेंच ने अपनी किताब में ये उनका उल्लेख भी किया है कि इनको बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं, चाहे टिकट में हो चाहे मंत्री पद में। लेकिन अब इनको डर ये लग रहा है कि जो पुराने क्षत्रप जिनको आपने जिक्र किया इमरजेंसी के जमाने के, ये अपने अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो अब अगर मौका नहीं मिला तो जब तक इनके पुत्र तैयार होंगे तो वो उनके मुकाबले में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इन सब के पीछे कि ये लोग इम्पेशेंट हैं और अधीर हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय बोरा। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500.
RKDF यूनिवर्सिटी, a world class यूनिवर्सिटी जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। अर्ज किया है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि लगातार केंद्र सरकार के निशाने पर रही देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी PTI पर सरकार ने अब 84 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कहने को हम कह सकते थे कि जुर्माना ठोक दिया है, लेकिन भाषा के स्तर को कायम रखते हुए जुर्माना लगा दिया है। PTI को जुर्माने का नोटिस केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 7 जुलाई को भेजा। नोटिस में PTI के दिल्ली में संसद मार्ग स्थित ऑफिस पर नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। नोटिस में PTI को जुर्माने का भुगतान करने के लिए 1 महीने यानी 7 अगस्त तक का वक्त दिया गया है। नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर जुर्माना समय पर नहीं भरा तो इस पर 10% ब्याज भी देना पड़ेगा। सरकार के नोटिस में यह भी कहा गया कि अगर PTI ने शर्तों का पालन नहीं किया तो रियायत वापस ले ली जाएगी। किसी भी स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन के लिए PTI को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की संस्था प्रसार भारती ने, हालांकि वो स्वायत्त है, ऑटोनोमस है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की है, प्रसार भारती ने PTI के चीन कवरेज पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगाया था। प्रसार भारती ने PTI की सब्सक्रिप्शन रद्द करने की धमकी भी दी, जिसके तहत समाचार एजेंसी PTI को सरकार से हर साल 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। 1949 में शुरू हुए PTI ट्रस्ट को एक बोर्ड चलाता है जिसमें पत्रकार और स्वतंत्र सदस्य होते हैं। मेरे साथ चर्चा के लिए हार्ड न्यूज़ मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर इन चीफ संजय कपूर। संजय, बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। ये जो डेवलपमेंट हुई है कि 84 करोड़ रुपए का नोटिस दे दिया गया है PTI को, क्या ये PTI को टारगेट किया जा रहा है या रूटीन में है? आप किस निगाह से देखते हैं? इसके बारे में तो कोई संदेह है ही नहीं कि PTI को टारगेट नहीं करा जा रहा है। ये साफ दिखाई पड़ रहा है। आपने जो सीक्वेंस में इवेंट्स बताया, जिसको साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके चाइना के कॉरेस्पॉन्डेंट ने एक इंटरव्यू करा हमारे जो राजनयिक हैं, एम्बेसडर साहब हैं विक्रम मिस्री का, और उसके अंदर उन्होंने तमाम वो चीज़ें कहीं जो कि विक्रम मिस्री ने बताई, ये भी नहीं कि अपनी तरफ से लगाया। क्योंकि मैं PTI के जो संवाददाता हैं चीन में, उनको उनके काम से देखता हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से करते हैं। और PTI के जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं एजेंसी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डालते हैं। उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती है। तो जो उन्होंने डाला उससे असहमति दिल्ली में हुई, क्योंकि वो विरोधाभास पैदा कर रही थी जो प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे देश में कोई इंट्रूजन नहीं हुआ, कोई भी यहाँ पे नहीं आया, जबकि विक्रम मिस्री का जो स्टेटमेंट था या जो बोले, उससे ये दिखाई पड़ रहा था कि हिंदुस्तान की ज़मीन पर चीन की सेनाएं आई हैं। तो उस विरोधाभास को देखते हुए इसका पूरा जो नज़ला उतरा वो PTI के ऊपर उतरा। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये जो आरोप लगाया है प्रसार भारती, उनको तो इस बात का हक भी नहीं कि इस तरीके के आरोप लगाएं। उन्होंने इसको एक एंटी नेशनल की तरीके से ना करार दिया। तो वो उम्मीद क्या कर रहे थे कि इंटरव्यू प्रसार भारती के पास आता और वो डिलीट करते? क्या कर रहे थे, ये मुझे प्रोसेस समझ में नहीं आए। और मेरे ख्याल से PTI भी इस अपने से जांच पड़ताल कर रहा होगा कि वो किस तरीके से ना इसको ना काउंटेनेंस करे। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे संजय बता रहे थे, PTI से केंद्र सरकार की नाराजगी की वजह चीन मामले में उसकी कवरेज है।
पिछले महीने चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री का इंटरव्यू किया था पीटीआई ने। इसमें मिस्री ने ये कहा था कि चीन को लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इलाके से हट जाना चाहिए। राजदूत का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी के इस रुख के खिलाफ है कि भारतीय इलाके में कोई घुसपैठ नहीं हुई। चीन में भारतीय राजदूत के उस बयान वाले पीटीआई के ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया था। पीटीआई ने भारत में चीनी राजदूत सुन वेइडॉन का इंटरव्यू भी किया था, जिसमें सुन वेइडॉन ने लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर संघर्ष के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था। पीटीआई के इंटरव्यू को प्रसार भारती ने देश विरोधी बताते हुए एजेंसी के साथ सभी संबंध तोड़ने की धमकी दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके कहा, द कॉस्ट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी ये सच बोलने की कीमत है। मीडिया में ऐसी खबरें भी आई कि सरकार पीटीआई के बोर्ड से उसी वक्त से नाराज चल रही है जब उसने एडिटर इन चीफ के सिलेक्शन में किसी भी दबाव को मानने से इनकार कर दिया। मेरा आपसे सवाल यह है संजय, आपको याद पड़ता है कि इमरजेंसी के दिनों में पीटीआई और यूएनआई इन दोनों को मिलाकर एक एजेंसी नई बनाई गई थी जो सरकार के काबू में रहे, समाचार नाम की। क्या वैसे हालात आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हम इस बात को कहने मतलब कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कई सारी चीज़ों में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इंदिरा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और कई सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि इंदिरा गांधी ने करी थी। उनके सर्कमस्टेंसेस, उनके कारण कुछ भी रहे हों, परंतु उस पूरे कहने का मतलब कि जो तरीके हैं वो 2020 के माहौल में वो ढालना चाहते हैं। तो जब उम्मीद कर रही थी दुनिया की यहाँ पर और भी मीडिया फ्रीडम होगी और भी है ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से फैक्ट वेरिफिकेशन वगैरह सब तमाम चीज़ें आई, वहाँ पे फिर कोशिश करी जा रही है कि जो प्रेस जो कि हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत आधार है, उसकी पिलर है, उसको किस तरीके से नियंत्रण करा जाए। क्योंकि यहाँ पर ये बात है ना इन लोग को घर कर गई है कि अगर हम नैरेटिव कंट्रोल कर लेंगे तो हम सत्ता में काफ़ी समय तक रह सकते हैं। हमारे पर कोई है ना उंगली नहीं उठा सकता। हमारी है ना जो भी काम है उसको लोग बाग है ना कोई ये नहीं कह सकता कि काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो जो नैरेटिव कंट्रोल है उसके लिए एजेंसी महत्वपूर्ण है, मीडिया इम्पोर्टेंट है और फैक्ट से उसका कोई मतलब नहीं होता। नैरेटिव का फैक्ट से अगर कोई संबंध होता तो बात दूसरी है। तो इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि मीडिया को कंट्रोल करें। जी, मैंने पीटीआई और यूएनआई को मिला दिया गया था इमरजेंसी में और समाचार नाम की एजेंसी बनाई गई थी, मैंने इसलिए उसका जिक्र किया। मैं आगे बढ़ता हूँ। केंद्र सरकार के पीटीआई को भेजे नोटिस में ये भी कहा कि पीटीआई को गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर लिखित में देना होगा कि वो ज़मीन का दुरुपयोग और इसे नुकसान पहुँचाए जाने की वजह से जुर्माने का भुगतान करेंगे, यानी अपना कसूर मान लेंगे जो कथित रूप से जो उन पर एलिगेशन है। तय शर्तों को इस नोटिस के जारी होने की तारीख के 30 दिनों के भीतर पूरा नहीं करने पर दफ्तर में एंट्री बैन कर दी जाएगी। वैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स एक होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें भारत 142वें स्थान पर है। दिल्ली स्थित राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 25 मार्च से जून 30 के बीच 55 पत्रकारों के खिलाफ 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये एफआईआर कोरोना महामारी की ग्राउंड रिपोर्टिंग को लेकर भी दर्ज की गई हैं। एक पत्रकार के खिलाफ यूपी में मिड डे मील में मिल रहे खराब खाने की रिपोर्टिंग को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए डोमरी गांव की कोरोना के दौरान की हालत पर रिपोर्टिंग को लेकर एक महिला पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है संजय, जो पत्रकार चाहे वो टेलीविज़न में हो या अखबारों में हो जो सरकार के नज़दीक माने जाते हैं, उनमें जुडिशरी का रुख किस तरह का आपको लगता है? और जो सरकार की आलोचना करते हैं, क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं उसके काम का, उनकी तरफ किस तरह का आपको रुख लगता है? और आप क्या समझते हैं कि मीडिया अपना काम किस तरह से कर रहा है? मीडिया इस समय बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। कहने का मतलब कि अब मीडिया को टेलीविज़न मीडिया के साथ है ना देखा जाता है। जो प्रिंट मीडिया तो अपनी तब भी काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंस एक्सरसाइज कर रहा है, कई सारी खबर, परंतु सरकार को इस बात का एहसास हो गया है कि अधिकांश जो असर पड़ता है वो टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से पड़ता है, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। पर आपने मुझसे सवाल पूछा कि जुडिशरी का क्या रुख है अपने चहेते पत्रकारों की तरफ और दूसरे, तो ये बात तो साफ साबित हो चुकी है कि जितने भी पत्रकार हैं जो कि सरकार के पक्ष में लिखते हैं, उनको सरकार का भी समर्थन मिलता है
और सरकार के समर्थन की वजह से जुडिशरी भी, जो कि पूरी तरीके ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो भी है ना, उसका नज़रिया कुछ और होता है। जैसे आप देखिए अर्नब गोस्वामी हो गए, और वो भी एक आध और भी जो है ना पत्रकार हैं, जो कि पूरे समय ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे समाज के अंदर काफ़ी भेदभाव, काफ़ी नफरत पैदा हो। उन सबको कुछ हद तक है ना ज़्यादा मेरे ख्याल से उनको न्याय मिला उनके नज़र में, और उनकी नज़र में ना मिला हो। परंतु स्थिति इस समय ये है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जो चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, उन सब पे लोगों का विश्वास काफ़ी हिला हुआ है, और इसलिए आवश्यक है कि हमारे लोकतंत्र के अंदर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, परंतु सरकार उसके विपरीत कदम उठाती है, जिससे कि इससे विश्वास लौटे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कपूर आपका अपना वक्त हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। भारत के चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा पर जारी तनाव और विवाद के बीच ईरान और चीन के मजबूत होते रिश्तों से भारत की परेशानी बढ़ सकती है। ईरान और चीन के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 400 अरब डॉलर की इस डील के तहत ईरान चीन को अगले 25 सालों तक बेहद सस्ती दरों पर कच्चा तेल देगा और बदले में चीन ईरान में बड़े स्तर पर निवेश करेगा। 400 अरब डॉलर अगले 25 साल में। ईरान ने चीन के साथ ये समझौता अमेरिका की पाबंदियों को दरकिनार करते हुए किया है। दोनों देशों के बीच हुए इस रणनीतिक और व्यापारिक समझौते का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि इस समझौते के बाद ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया है। ईरान ने भारत को प्रोजेक्ट से अलग करने की वजह भारत की तरफ से फंड मिलने में देरी को बताया है। भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका है। ईरान और भारत के बीच 4 साल पहले चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर जाहेदान तक 628 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। चाबहार व्यवहारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। ये चीन की मदद से बनाए गए पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। ईरान के इस फैसले को भारत के लिए बड़ा झटका बताते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट करके कहा कि भारत को चाबहार पोर्ट डील से हटा दिया गया। ये मोदी सरकार की कूटनीति है, जिसने काम नहीं होने पर भी वाहवाही लूटी, लेकिन चुपचाप काम किया और उन्हें एक बेहतर डील दे दी। बस वही बात बार बार हम कहेंगे कि जो कूटनीति की प्रक्रिया होती है उसमें सभ्यता के संबंध भी होते हैं, उसमें देशों के संबंध भी होते हैं, बड़ी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। सिर्फ जप्फी और पप्पी से कूटनीति नहीं चलती। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।